नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नैनीताल जिला पंचायत विवाद का मामला, जिसमें बीजेपी जिला पंचायत प्रत्याशी ने पुलिस से शिकायत की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अब बीजेपी जिला पंचायत प्रत्याशी ने पुलिस से शिकायत की है। कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। पंचायत सदस्यों को किडनैप करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था, बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते अब बीजेपी ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दीपा ने शिकायती पत्र में आरोप लगाए हैं। यशपाल आर्य, सुमित हृदय समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीजेपी की पंचायत प्रत्याशी ने भी पुलिस से शिकायत की है और कांग्रेस के नेताओं पर, यशपाल आर्य, सुमित हृदय समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनावों को लेकर विवाद देखने को मिला था, जहां पंचायत सदस्यों के किडनैप करने का कांग्रेस की तरफ से आरोप बीजेपी पर लगाया गया था और अब बीजेपी पंचायत प्रत्याशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं और पुलिस पर शिकायत भी दी है। दीपा ने शिकायती पत्र में आरोप लगाए हैं और यशपाल आर्य, सुमित हृदय समेत कई नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर विवाद देखने को मिला था, जो प्रत्याशी हैं उनके किडनैपिंग का आरोप लगा था और अब बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, आपको बताऊं, जिस तरीके से जो 14 तारीख को जो मतदान चल रहा था पंचायत चुनाव जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर, तो वो नैनीताल में जिस तरीके से जो बवाल हुआ था, किडनैपिंग का कांग्रेस ने आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर, तो वहीं बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं दीपा दरमवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष की, उन्होंने भी कांग्रेस की तरफ को एक तहरीर दी थी पुलिस में, जिस पर की पुलिस ने पूरे मामले को, हालांकि हम बात करें तो जिस तरह से अध्यक्ष पद की जो बात है उसको लेकर चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई थी, क्योंकि 5 जो सदस्य जिला पंचायत कांग्रेस के उन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी पर कि बीजेपी ने इनको अपहरण कर लिया गया है। लेकिन बीते रोज जो 5 जो जिला पंचायत सदस्यों ने कहा है कि स्वीकारा है कि उनका अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वो खुद की मर्जी से घूमने आए हैं। तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया पर चूंकि रोक लगाई गई है और हालांकि कल जो है पूरे मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पूरे मामले जो जीत और हार का जो है वो उसको प्रत्याशी कौन जीता है कौन हारा है उसको लेकर हाईकोर्ट पूरी तरीके से कल स्थिति स्पष्ट करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के पास चुनाव की जगह हम बात करें तो उसका लिफाफे में उनके पास वो कैद है, लिफाफा सीलबंद लिफाफा हाईकोर्ट के पास वो बंद है कि कौन जीता है कौन हारा है। हालांकि जो 5 जिला पंचायत सदस्य इन्होंने वोटिंग नहीं की थी। दूसरी तरफ हम पूरे मामले की बात करें तो पूरे मामले पर कल देर रात जो है 15 लोगों पर एफआईआर भी की गई है, क्रॉस एफआईआर की गई है। अगर हम बात करें तो 4 जो है कांग्रेसी नेताओं पर, जिसमें यशपाल आ रहे हैं, सुमित हृदय से एक पूर्व विधायक हैं, तो इन पर एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं जो है हम बात करें तो 11 बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित जो है जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट जो कि नैनीताल के, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई, क्रॉस एफआईआर पुलिस ने पूरे मामले पर दर्ज की है कि किस तरीके से एक चुनाव को भ्रमित करने का, चुनाव को रोकने का प्रयास दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया गया है, क्योंकि अब ये पूरे मामले की जांच चलेगी। और हालांकि बिल्कुल अमित, जिस तरीके से पूरे मामले की जांच चलेगी, ऐसे में जो 5 प्रत्याशी गायब चल रहे थे, उन्होंने सामने आकर बताया कि उनका किडनैप नहीं हुआ था, वो घूमने गए थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे बीजेपी के ऊपर, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से अभी अगर हम पूरे मामले पर बात करें कि जिस तरीके से जो वीडियो सामने आया था, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी इन 5 को जो है बीजेपी ने हाईजैक करने की कोशिश कर रही है और 5 जिला पंचायत जो सदस्य हैं इनको अपने में लाने के लिए इस तरीके से उन्होंने चूंकि किडनैप जरूर किया है, लेकिन उनको डराया है, धमकाया है और ऐसे में उनसे ये जबरन बुलवाया गया है। और कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त की कांग्रेस का कहना है, जिस तरीके से वो खरीद फरोख्त को लेकर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं बीजेपी पर, तो ऐसे में यही प्रतीत चलता है कि कहीं ना कहीं जो ये 5 जो जिला पंचायत सदस्य जो किडनैप हुए थे, तो भले ये किडनैप बीजेपी, भले ही आधिकारिक रूप से पुष्टि इसकी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही इनको बंद किसी जगह पर इनको लेके, गुप्त जगह पर लेके गए हैं, जहां इन्होंने होटल में इनको रखा था और एक वीडियो के जरिए ये कहलवाया है कि हम 5 सदस्यों से कि हम अपनी मर्जी से घूमने गए हैं। तो कांग्रेस का ये आरोप है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है चुनाव में चूंकि लगातार उनकी हार हो रही है, अगर हम 12 जिला पंचायत में बात करें तो सिर्फ एक पद पर उनका जो है अध्यक्ष पद पर उनका काबिज हुआ है देहरादून में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो राजनीति में चूंकि उसकी पूरी तरीके से जमीन जो है खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है अन्यथा या हम बात करें तो जो है जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से जो 5 लापता चल रहे थे प्रत्याशी, अब वो चुनाव करेंगे, दोबारा से चुनाव होंगे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कोर्ट का फैसला आ सकता है?
जी, कोर्ट का फैसला कल आएगा। कल पूरी तरीके से जी। जीत और हार का फैसला हो जाएगा, क्योंकि जो 5 जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने वोटिंग नहीं की है। तो इसी जी। पूरे मामले पर अब कल जो हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है, और हाईकोर्ट कल निर्णय यही देगा, क्योंकि 22 प्रत्याशियों ने वोटिंग करनी जी। थी, लेकिन 5 जो प्रत्याशियों ने वोटिंग नहीं की। तो ऐसे में अगर 5 ये प्रत्याशी वोटिंग नहीं करेंगे, तो इसके विपरीत जो चाहे दीपा धरवाल हो या फिर कांग्रेस से पुष्पा नेगी, इनको कितने वोट पड़े हैं, वो बंद लिफाफा जो है उसको सुरक्षित रखा गया। हाईकोर्ट ने अपने पास जी। सुरक्षित रखा है। अब हाईकोर्ट पूरे मामले पर फैसला कर सुनाएगा, किसकी जीत हुई, किसके हार हुई। और जो 5 जिला पंचायत जो सदस्य हैं, क्योंकि ये इन्होंने किसी भी चूंकि इन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, तो हालांकि इनकी सदस्यता तो रहेगी, जिला पंचायत सदस्य रहेंगे, लेकिन जो इससे पूर्व यानी 14 इनके अलावा जिन लोगों ने वोटिंग की है, उसके आधार पर कल हार और जीत का फैसला जी हाईकोर्ट बिल्कुल, सुनाएगा। धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के 123 साल पुराने एमकेपी पीजी कॉलेज पर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही झूठी खबरों को लेकर कॉलेज प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एमकेपी कॉलेज बंद होने और शिक्षकों को 3 साल से वेतन न मिलने जैसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। काफ़ी मतलब मीडिया के इसके व्हाट्सएप के थ्रू हमें भी कॉलेज में कई हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास आई, जिसे पढ़कर हम तो एकदम ही मतलब दंग से रह गए कि ऐसी खबर कौन फैला रहा है। कॉलेज हमारा इतना वर्षों पुराना है, 1902 में ये एस्टैब्लिश हुआ और डिग्री कॉलेज 1958 से लगातार इतने ऊँचाइयों को छू रहा है और अभी थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो हर कॉलेज में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने इस तरीके का ये भ्रामक तथ्य फैलाने शुरू कर दिए कि कॉलेज बंद होने की कगार पे है। उसमें बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी उसमें कुछ डाला हुआ है उन्होंने और जबकि हमारे को शासन से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इस समय हमारी जो सोसाइटी है वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हमारे कॉलेज चलने या न चलने पे कोई उसका प्रभाव पड़ रहा हो। शासन हमारे साथ लगातार हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारा सहयोग दे रहा है और इस समय कॉलेज में भी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन्स हम नहीं ले रहे हों। तो कॉलेज को इस तरीके की भ्रामक तथ्य फैलाकर, सूचनाएँ देकर लोगों के अंदर बेकार के क्या कहते हैं संशय पैदा ना करें और हम लोगों ने भी इसकी शिकायत कर दी है, ताकि जिसने भी ये चीज़ करने की कोशिश करी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एक कॉलेज को बदनाम करने के लिए खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? इसमें कोई कानूनी मदद भी ली गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रिया, देहरादून के 123 साल पुरानी एमकेपी पीजी कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर जो है सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों को लेकर कॉलेज प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपनाने का फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से कॉलेज बंद होने और शिक्षकों को 3 साल से वेतन न मिलने जैसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, जो पूरी तरह निराधार है। ये प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार ने बताया है। उन्होंने कहा कि तरह तरह के अफवाह फैलाने के वालों के खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया भी जो सुचारू रूप से चल रही है। शासन प्रशासन का सहयोग मिल पा रहा है, सरकार का भी सहयोग मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की खबरें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि कॉलेज बंद होगा और 3 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे में कॉलेज की तरफ से कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताया गया है कि पूर्व कोई एम्प्लॉय हो इस तरीके की खबरें फैला रहा है, कोई जानकारी है ऐसी? देखिए, इस तरह का जो है नाम सामने नहीं आया है, लेकिन 123 साल पुराना जो है कॉलेज है और ऐसे में इस तरह के कॉलेज के खिलाफ
झूठी अफवाह फैलाना और सोशल मीडिया में, क्योंकि आज के तौर पर जो देखा जाए तो डिजिटल युग है और ऐसे में सोशल मीडिया पर तरह तरह से लोग अपने बातों को लिखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही भी होती है, कुछ भ्रामक होती है। लेकिन जिस तरह से इस कॉलेज को लेकर के भ्रामक फैलाई गई और ये संज्ञान में कॉलेज प्रशासन क्या आया, तो उन्होंने कार्रवाई के लिए सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन से मांग की है और इसमें आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन देखा जाए तो 123 साल पुराना है और उन्होंने स्वयं बताया कि वर्तमान में कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं संचालित हो रही है, कोई इस तरह का मामला नहीं है कि वेतन नहीं दिया जा रहा है या फिर जो है कॉलेज बंद हो गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चल रही है। जो खबरें हैं उनको निराधार बताने के साथ साथ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस प्रशासन पाले में गेंद है कि वो कब इस पर पूरी जांच करते हैं और कार्रवाई किस तरह से करते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और उस पर जारी आरोप प्रत्यारोप पर अब पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। निशंक ने कहा कि उन्होंने भी वायरल वीडियो देखा और सुना भी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो तो सामान्य रूप से घूमने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जानकारी मिली कि उनके अपहरण होने का आरोप लगाया जा रहा है। निशंक ने सवाल उठाया है कि जब लोग खुलेआम घूम रहे थे और बातचीत कर रहे थे तो अपहरण जैसी बात कैसे कही जा सकती है। उन्होंने इसे पूरे प्रकरण को बेबुनियादी और राजनीति से प्रेरित बताया है। तो आपने भी देखा ना, वो वीडियो मैंने भी सुना, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर कुछ आरोप लगा रहे थे। और जब मैंने उस वीडियो को देखा कि वो कह रहे हैं हम तो घूमने गए हुए हैं भाई, और हमको पता चल रहा है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, तो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जिस आदमी को कह रहे हैं कि आप अपहरण करके लेकर के गए हो, होल मचा दिया पूरे प्रदेश में, वो आदमी कह रहा है भैया मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, इधर मैं आराम से घूम रहा हूँ, तुम उल्टा सुल्टा बोल रहे, ये तो बोल रहे ऐसे, जितना मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कई पोलें अपने आप खुल जाती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गैरसैंण सत्र पर कहा कि पहाड़ी इलाकों की चुनौतियां जरूर होती हैं, लेकिन उससे सत्र पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र अच्छे से चलेगा और वहां की सड़कें भी उतनी खराब नहीं है। निशंक ने स्पष्ट किया है कि यदा कदा सड़क पर बाधाएं आ सकती है, लेकिन उसकी वजह से काम बंद नहीं होगा। मानते हैं आप तमाम मीडिया वाले भी वहां जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, तो सुरक्षित मानेंगे, बोल्डर लगातार गिर रहे हैं। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं, हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है, ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक व्यक्ति से, एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है, जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा, अच्छा चलेगा। और वो सड़क इतनी खराब नहीं है, या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं होते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। धराली में आई आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी एजेंसियों ने विपरीत परिस्थितियों के बीच सराहनीय काम किया है। त्रिवेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही सेना 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई, लेकिन सड़क मार्ग और हवाई मार्ग दोनों ही बाधित थे और मौसम भी बेहद खराब था। ऐसे हालात में आईटीबीपी ने साहसिक कार्य करते हुए राहत और बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवान खुद भी आपदा की चपेट में आए, कुछ जवान लापता हो गए, फिर भी उन्होंने अपना दुख बोलकर पीड़ितों को बचाने का कार्य किया है। देखिए, धराली में जो कुछ हुआ वो अकस्मात है, इसीलिए उसको हम आपदा कहते हैं। और उस पर तमाम जो एजेंसी है हमारी, उन्होंने उस पर तमाम विपरीत हालात में ही बहुत अच्छा काम किया, विशेष रूप से हमारी सेना ने, क्योंकि सेना 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच सकती थी। अगर हम चाहते भी कि उत्तरकाशी से वहां पर किसी को पहुंचाया जाए, हम सब जानते हैं कि सड़क मार्ग ध्वस्त था, वायु मार्ग अवरुद्ध था, मौसम खराब था। ऐसे में
सेना ने वहाँ पर, और जो हमारा आईटीबीपी है, आईटीबीपी ने जो काम वहाँ पर किया, वो स्वयं दुख में थे। सेना के हमारे नौजवान, उनके साथी, वो भी उस आपदा की चपेट में आए। उनका अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपना दुख बर्दाश्त करते हुए, अपना दुख का प्रदर्शित न करते हुए तमाम उन लोगों को बचाने का काम किया जो उस आपदा में अभी घायल थे या जो लोग जीवित थे। तो एक अच्छा वहां पर ऑपरेशन हुआ भारत सरकार के द्वारा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शनिवार को गंगोली हाट के प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के दर्शन को लौट रही युवती शाम को बाइक दुर्घटना का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक उषा तड़ागी सुबह अपने भाई नवीन सिंह अधिकारी के साथ गंगोली हाट महाकाली मंदिर के दर्शन करने गई थी। नवीन सिंह अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में लीसा डिपो से आगे बसाना के पास वो बाइक रोककर फोन में बात कर रहा था। तभी उषा ने अचानक से बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक के आगे बढ़ने से उषा छिटक कर लगभग 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर सामंत होटल के स्वामी मदन सिंह सामंत मौके पर पहुंचे तथा अन्य लोगों की मदद से किसी तरह उषा को गहरी खाई से बाहर निकाला गया और लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हम मंदिर से घर को आ रहे थे लोहाघाट की तरफ को, तो पिथौरागढ़ रोड में ऐसे कॉल आई मेरे को, तो मैंने साइड में रोक के गाड़ी, तो मैं कॉल में लग गया था बात, तो मैंने कॉल पे बात लग गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाती हूँ करके, वो गाड़ी में बैठ गए। मैंने सोचा ऐसे मजाक के तौर पर कह रहे होंगे करके, तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी बात में ध्यान। उन्हें गियर में थी गाड़ी, तो उन्होंने उठाई गाड़ी, सेल्फ मारा, वो हल्का वो करके हल्का आगे को गई, सीधा पलटी नीचे और वो गिर गए नीचे खाई। तो फिर वाहन चालक जो रुके थे तो उनने कहा कि क्या हुआ करके, मैंने उनको बताया ऐसा हुआ। वो नीचे आए तो सर वहाँ से उठा के उसको ऊपर रोड में लाए। मरीज़ हमारे पास सामान्य कंडीशन में आई थी, होश में थी, सब कुछ अपनी चोटों और सबके बारे में बता रही थी। सर पे और माथे पे लेसरेशन आ रखा है, जिसके लिए टाँके लगाए जा रहे हैं और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बताया गया है कि मरीज़ ऊंचाई से गिरी है, तो एक बार सीटी करने के लिए चंपावत मरीज़ को भेजा जाएगा, वरना मरीज़ की स्थिति सामान्य है। नीचे गई थी, उसके बाद हम लोग आए, और भी थी, गाड़ियाँ वाली बहुत थी। उसके बाद हम लोगों ने ऊपर निकाला, फिर जो है मैं अपनी निजी वाहन से ले आया हॉस्पिटल को। मतलब ये स्कूटी में थे और हमें सूचना मिली कि जो है एक स्कूटी एक्सीडेंट हुई है, तो इसमें मैं भी गया और कुछ अन्य लोग भी थे, फिर गाड़ी वाले भी थे। इसमें जो है फिर हम लोगों ने नीचे से कंबल में उठा के ऊपर ले आए। उसके बाद मैंने अपनी निजी वाहन से ले आके लोहाघाट CHC ले आया। थी 50 फीट के आसपास। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक चलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा के सत्र में तैयारी चल रही है। सत्र के लिए अब तक पक्ष विपक्ष के विधायकों से 545 प्रश्न पत्र प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन समस्या यह है कि मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां पूरी हैं। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र होना है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी होने का दावा किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 545 प्रश्न दिए हैं और इन सब के बीच राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियां और उससे जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि सरकार सत्र को सुचारू और सार्थक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी तैयारी पूरी है। जैसे हमने देहरादून के सदन को नेवा किया है, डिजिटल किया है, वैसे ही अब भराड़ीसैंण गैरसैंण का भी जो हमारा सदन है वो नेवा हो चुका है, डिजिटल हो गया है। साउंड की भी वहाँ पे काफ़ी समस्या रहती थी, उसको भी हमने IIT रुड़की के साथ मिलकर ठीक करने का प्रयास किया है। हमारी तैयारी पूरी है। करीबन 547 सवाल 32 विधायकों ने किए हैं जो हमारे पास आए हैं। देहरादून से धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मौसम जैसा भी हो, सत्र आहूत किया जा चुका है और तय समय सीमा पर आयोजित भी होगा। विधायक ने कहा कि लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप इस सत्र के 4 दिनों तक
महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। विभिन्न विभागों से जुड़े पोस्ट और प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। जो विषय सरकार से संबंधित होंगे उन्हें आगे बढ़ाकर निर्णय लिया जाएगा। विनोद चमोली ने दोहराया कि ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें हर स्तर पर गंभीर विमर्श होगा। नहीं, देखिए, हमें सत्र करना है समय अवधि के अंदर और समय अवधि पूर्ण हो रही है, इसलिए गैरसैंण का सत्र आहूत हुआ है और तिथियां भी तय हो गई हैं। अब मौसम कैसा भी हो, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा और हम लोग गैरसैंण पहुंचेंगे और लोगों की आशा के अनुरूप सत्र होगा, क्योंकि तमाम प्रश्न भी लोगों के लगे हैं। उन प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न सिलेक्ट होंगे कि जो 4 दिन गैरसैंण में जिन पर चर्चा होगी और कुछ विषय सरकार के पास होंगे, बिजनेस होगा, उसको लेकर भी गैरसैंण में हम लोग निर्णय लेंगे। कि गैरसैंण का सत्र आहूत है तो होगा, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। गैरसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की तैयारियों के बीच विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। देहरादून के चक्राता से कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि कांग्रेस सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है। 18 अगस्त को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि किन किन विषयों को सदन में रखा जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। आपदा, पंचायत चुनाव, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, रोजगार, किसानों की समस्या जैसे प्रमुख मुद्दे हैं। विधानसभा सत्र जो है गैरसैंण के अंदर कांग्रेस सत्र को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। 18 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें हम तय करेंगे कि किस विषय को किस नियम के तहत सदन में रखना। विषयों की कमी नहीं, आपके सामने है आपदा आई है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से जो है बेनकाब हुई है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके का सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है वो भी आपके सामने है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, हाँ पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसान सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर। एक बात तो मैं बताऊं, यहाँ तो विषय की भरमार है। हमारे सामने तो कठिनाई ये है कि इतने विषयों को हम इतने कम अवधि में कैसे जो है सदन के अंदर उठा पाएंगे। विपक्ष का कहना है कि किसान, नौजवान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है, लिहाजा राज्य हित में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। 4 दिवसीय सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित हो रहा है और मौजूदा वक्त में पहाड़ी जिलों में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन कई इलाकों में पहाड़ दरक रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि बारिश हो या भूस्खलन, गैरसैंण में ही सत्र होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।